हेलो बच्चों, आज हम सब जानेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर 1 क्लास 10 के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सर, ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज इसके बारे में जानेंगे। सर, आपसे सवाल पूछा जाता है सबसे पहले, केमिकल रिएक्शन होता क्या है? क्या हम सब जान सकते हैं केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं? सर, हमने क्लास 9 से पढ़कर के आया है केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिजिकली रिएक्शन किसको बोलते हैं। तो सर जी, केमिकल रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें परिवर्तन के बाद उससे वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अभिक्रिया के बाद उससे फिर से वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। सर, कुछ समझ नहीं आया, मेरे को थोड़ा अलग से बताओ ना। मैं दोनों का एग्जांपल देंगे। फिजिकल रिएक्शन उसको कहते हैं, यानी भौतिक परिवर्तन उसको कहते हैं जिसमें परिवर्तन के बाद फिर से मैं उसे प्राप्त कर सकता हूँ। जस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं। सर, रासायनिक अभिक्रिया का एक एग्जांपल, केमिकली रिएक्शन का एक एग्जांपल। तो रासायनिक अभिक्रिया का एग्जांपल मैं बताऊं कि लोहा में जंग लगना। लोहा में जंग लगने की प्रक्रिया कैसी हो गई? क्या रासायनिक अभिक्रिया होगी? जी सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि फिजिकली परिवर्तन जिसको वापस प्राप्त कर सकते, क्या सर लोहा में अगर जंग लग गया तो क्या फिर से मैं उस लोहा को प्राप्त कर सकता हूँ? इंग्लिश में से कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के रस्टिंग होना। सर जी, उसी तरीका से अगर मैं आपसे कहूं कि अगर बर्फ से पानी से बर्फ बनाया मैंने, क्या सर फिर बर्फ से पानी बन जाएगा? जी। उसमें फिजिकली चेंज हो रहा, यानी उससे फिर से दोबारा उसी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जिसको फिर से उसी अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते उसे हम लोग केमिकल चेंज रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। सर जी, अब आप चाहे लोहा में जंग लगना यानी रस्टिंग ऑफ आयरन, ये कैसे रिएक्शन हो गए? रासायनिक अभिक्रिया हो गए। तो चैप्टर को सबसे पहले हमने समझा रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि सर इक्वेशन किसको बोलते हैं, रासायनिक इक्वेशन किसको कहेंगे, यानी रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे। अभी हमने ये जाना। क्या सर केमिकल रिएक्शन का मतलब सिर्फ यही होता है? कैसे जानेंगे उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा? सर, रिएक्शन तभी कहेंगे जब किसी वस्तु में, किसी भी रिएजेंट में उसका कलर चेंज हो जाए तो समझ जाएंगे सर केमिकली रिएक्शन हो रहा। अगर उसकी अवस्थाएं परिवर्तित हो जाए तो कहेंगे सर उसमें केमिकली रिएक्शन हो रहा है। ये सब चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। बट अभी हम लोग थोड़ा सा जाने कि सर केमिकल रिएक्शन होता क्या है, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं होता क्या है। अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होता है उनको संतुलित करना क्यों जरूरी है। हम सब जानते हैं कि एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट का मतलब होता है जो इधर से अभिकर्मक, इसे हिंदी में कहें तो अभिकर्मक, और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। यानी दो चीज जब अभिक्रिया करती है तो जिस चीज का निर्माण होता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट, और जो चीज रिएक्ट कर रही है उसे कहते हैं अभिकर्मक यानी रिएक्टेंट। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दूं, A प्लस बी इक्वल टू अगर C बना रहा है तो A भी रिएक्टेंट हो गया, B भी रिएक्टेंट हो गया, यानी A और B के बीच में केमिकली रिएक्शन होकर के चेंज होकर क्या बना? C बना। तो ये जो C बना इसे हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट हो जाएगा। क्या ये तो समझ आ गया सर रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है? बिल्कुल आसानी से समझ आ रहा जी। अब इसको हम लोग को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके एग्जाम में यही सवाल आता है सर कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस्ड कीजिए किसी भी केमिकल इक्वेशन को। जस्ट मैं एग्जांपल दूं आपसे कि H2 प्लस में O2 गिब्स बनाया H2O। आप सब जानते हैं, बचपन में पढ़े कि सर हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन का दो मॉलिक्यूल मिलकर के H2O बनाया। पर क्या मैं कह सकता हूं कि सर H2O2 मिलकर के H2O तो बनाया, इसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। क्या ये बैलेंस्ड है? बैलेंस्ड का मतलब ये होता है यानी रिएक्टेंट साइड में जो भी आपके एलिमेंट है उनका मॉलिक्यूल जो है वो इधर के जो प्रोडक्ट में है उनका दोनों का आपस में सेम करना है आपको। तो आइए यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। सर जी, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 दिख रहा है। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है सर? ऑक्सीजन भी यहाँ 2 दिख रहा है। फिर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? प्रोडक्ट में भी 2 हो गई।
ऑक्सीजन में यहाँ 2 था, बट ऑक्सीजन में यहाँ कितना है सर? 1 है। क्या मुझे इसे 2 बनाना है? जी बनाना है सर जी। 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सर। जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 सर जी बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन तो 2 हो गए हैं, पर हाइड्रोजन देखिए 2 2 जा 4 हो गए, तो हाइड्रोजन को भी क्या 4 करना पड़ेगा? जी सर करना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ये? तो ये हम लोग समझ गए सर, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, यानी ये जो आपका रिएक्शन है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, यानी संतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, यानी इससे आप लोग बैलेंस्ड इक्वेशन कह सकते हैं। सर बैलेंस करने के लिए आपके बहुत सारे सवाल आपके पूछे जाते हैं, क्या वो सारे सवाल को एक बार देख लें ताकि हम लोग समझ पाए कि कौन कौन से सवाल को बैलेंस करने के लिए दिया जाता है, बुक में क्या क्या दिए हुए हैं। जैसे आपके क्वेश्चन देते Zn प्लस में H2SO4 gives ZnSO4 प्लस में H2। जी सर, यहाँ पे Zn की संख्या देखो, यहाँ पे Zn की संख्या देखो। अच्छा सबसे पहले मैं इसको बनाने के लिए आपको सिखाता हूँ। एक तरफ LHS लिख लेना और एक तरफ RHS लिख लेना सर। बोला ठीक है, समझ गया सर। Zn के को अगर हमको इससे बैलेंस करना है तो सबसे पहले इस तरीका से आपको जो भी आपका दिया हो उसको आगे लिख लेना है, LHS और RHS। सर जी LHS RHS तो लिख दिया, यहाँ Zn की बात हो रही तो LHS में Zn भी है सर। बोला जी सर समझ गया। क्या सर इसमें H है? लो जी H भी है, हाइड्रोजन भी है। हाँ सर समझ गया मैं। सर क्या है सल्फर? जी सर सल्फर भी है, यहाँ S भी लिख देता हूँ। क्या ऑक्सीजन है? जी ऑक्सीजन भी है, इसको भी लिख देता हूँ। यहाँ पे हमको एलिमेंट ये बताया था, यहाँ पे नहीं, इसको ऐसे लिखता हूँ। Zn था सर, H था, O था, S था, ये सारे मेरे को पता है। ठीक है, Zn है, H है, S है, O है, ये मेरे को पता है। अब मैं बात करूं कि Zn आपके LHS में कितना है बता सकते हैं? जी सर Zn LHS में मेरा 1 है सर। तो क्या Zn यहाँ भी 1 लिख दूं, यहाँ भी 1 लिख दो, जी कर दो, सब कोई दिक्कत नहीं है। H देखेंगे, H यहाँ कितना है? 1, और यहाँ कितना है सर जी? 2 है। जब यहाँ H1 है, यहाँ H2 है, तो सर पहले तो मैं यहाँ H1 लिखता हूँ और यहाँ 2 लिखता हूँ। सर अगर मुझे 2 करना है तो H को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 2 होगा। जी सर, तो यहाँ पे भी H को कितना से मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 से सर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बस जी बिल्कुल सर। अब बारी है सर S की, यहाँ पे S देख रहा हूँ मैं 1 है, यहाँ पे भी S कितना है? 1 ही है सर। तो S की जगह में लिख दूंगा LHS में भी 1, RHS में भी 1। सर यहाँ पे O देख रहा हूँ 4 है, यहाँ पे O कितना है सर? 4 है सर। यहाँ O 4 है, यहाँ भी O 4 है। सर O की जगह में लिख दूंगा यहाँ 4, यहाँ 4। तो देखिए LHS इक्वल टू RHS क्या इक्वल कर दिया मैं? जी, अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया यानी ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। देखिए Zn 1 है, Zn 1 है, 2H हो गया सर। यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए 2 हो गया, पर S के लिए अगर चेक करूं तो 2 हाइड्रोजन के लिए, तो S के लिए भी तो 2 है ना सर? बोला हाँ सर जी, S के लिए भी 2 है, जबकि S तो यहाँ पे 1 है। जब S यहाँ 1 है सर तो यहाँ इसको भी कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी कितना से ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सर जी। जब 2 से हो जाएगा तो यहाँ पर भी Zn की जगह में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आप देखेंगे S यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ भी S कितना हो गया? 2 2 हो गया। पर सर जैसे यहाँ पे S के आगे 2 बैठा है, Zn के आगे भी क्या हो गया? 2 हो गया। तो Zn के आगे 2 है यानी यहाँ पे भी कितना लगाना पड़ेगा? 2, यानी यहाँ भी Zn का वैल्यू 2 हो गया, यहाँ भी Zn का वैल्यू 2 हो गया सर। आगे मैं देखूं सर, ऑक्सीजन 2 4 जा कितना हो जा रहा? 8 हो जा रहा, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो रहा है सर? 2 4 जा 8 हो जा रहा है, यानी ऑक्सीजन कितना हो गया? 8 हो गया, यहाँ भी 8 हो गया सर। और बाकी अब आप सबको मिटा सकते हैं। तो इतना आपको एग्जाम में नहीं करके दिखाना है, बस आपको एग्जाम में क्या करना है वो मैं बताऊँ। आपको सिर्फ दोनों इक्वेशन को, यानी कि आपके पास जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट को सेव करना है सर। Zn 2 है, यहाँ भी Zn 2 हो गया। 2H, H यहाँ पे सर, यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ पे S कितना हो गया? 2 हो गया। 2S हो गया सर, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई में S पे 2S हो गया। ऑक्सीजन 2 4 जा 8 है सर, यहाँ पे भी 2 4 जा 8 हो गए। यानी ये जो इक्वेशन है बिल्कुल बैलेंस्ड हो गए। तो आपके एग्जाम में कभी आए बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है जिसे संतुलित करें। बैलेंस्ड इक्वेशन को आपको हिंदी में लिखे हुए आएंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। सर क्या इसके आगे हम लोग जाने कि रासायनिक अभिक्रिया होते कितने प्रकार के, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बहुत तरीका से डिवाइड किया गया, इसको हम लोग जानते हैं।
सबसे पहले हम लोग जानते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? संतुलित रासायनिक संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया हम लोग संतुलित समझ गए ना। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो मेरा भाई मैं इसी को बोलता हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से पता चला जिसमें दो रिएक्टेंट जुड़ करके किसी एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, वहां पे क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है सर। जैसे जस्ट मैं एग्जांपल दूं, A प्लस बी इक्वल टू, यानी प्रोडक्ट क्या बनाया गिब्स में सर? A प्लस बी मिल करके किसी न्यू प्रोडक्ट बनाया, AB बनाया, या फिर यहाँ पे लिख दूं AB बना दिया सर। तो यहाँ पे दो चीज रिएक्टेंट जुड़ करके एक प्रोडक्ट बना रहा है, यानी कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है सर। सर उसी तरीका से कोई एग्जांपल देके बता दो। सर एग्जांपल भी दे दूंगा, आप कहेंगे तो। जैसे मैं बोलूं, आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए एग्जांपल Mg प्लस में O2 गिब्स क्या बनाएंगे? क्या बता सकते हैं? जी सर MgO बनाएंगे। मेरा भाई आप इसको बैलेंस करके बता सकते हैं, बैलेंस क्या होगा? बोले जी सर बता तो सकता हूँ। यहाँ पे Mg 1 है सर, यहाँ Mg 1 है। बोला ठीक है बाबू मान लिया मैंने। सर यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। सर जी क्यों ना यहाँ एक 2 लगा दूं, तो 2 Mg हो गए, 2 O हो गए। हाँ सर O तो 2 हो गए, बट यहाँ Mg भी तो 2 हो गए, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। क्या? G लगाना पड़ेगा। तो ये आपके बैलेंस हो गया। तो आपने सीखा अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें दो रिएक्टेंट जुड़ करके एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, उसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं सर जी। उसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद आपको पढ़ना है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? एक हमने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? यानी इसको हम लोग कहते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। सर जी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं बता दो। अरे मेरे भाई, कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होता है। यानी इसमें कोई एक रिएक्टेंट टूट करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट का निर्माण कर दे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे सर जी? उसको हम लोग डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। सर कुछ समझ नहीं आया, आप बताएंगे क्या डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? मैंने कहा जी सर बिल्कुल समझाएंगे आपको। जैसे मैं कहीं पे लिख दिया आपको H2O। H2O क्या होता है? वाटर है। वाटर को मान के आपने हीट किया तो क्या होंगे? H2 प्लस O2 में टूट जाएंगे। यानी एक प्रोडक्ट टूट करके किसी दो एक रिएक्टेंट टूट कर किसी दो प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, तो उसको हम लोग डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कैसे सिर्फ दो ही प्रोडक्ट का निर्माण करें उसी को डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं? क्या नहीं, दो से ज्यादा भी कर सकते हैं, उसको हम लोग डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो आगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के बाद हम लोग एक पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी हिंदी में कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग रिप्लेसमेंट के बारे में जानते हैं। विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर इसको डिस्प्लेसमेंट क्यों कहते हैं? हम लोग सब जानते हैं कि कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से ज्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है। हमने पढ़ा है सर, प्लीज स्टॉप मी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा। क्या आप नहीं जानते ये रूल? मैं आगे जो चैप्टर बताऊंगी तो पूरे बढ़िया से बता दूंगा इसे। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा। ये पी से मतलब पोटेशियम के बारे में बात कर रहा हूँ, स्टॉप से मतलब सोडियम के बारे में बात कर रहा हूँ, के से मतलब कैल्शियम के बारे में, पी से मैग्नीशियम के बारे में, ए से एल्युमिनियम के बारे में, जे से जिंक के बारे में। उसके बाद नीचे से भी आपको याद करने का तरीका मैंने बताया। सबसे नीचे होते हैं AU, AG,
HgCu। अगर मैं आपसे कहूं कि सर जी सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, तो आप कहोगे सर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। सबसे लेस रिएक्टिव AuAg। आगे हम लोग मेटल नॉन मेटल में बढ़िया से पढ़ेंगे सर कि Au क्यों नॉन मेटल है, Au क्यों लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, तो इसके फायदा क्या है सर जी। Au इसलिए लेस रिएक्टिव एलिमेंट है तो इसके फायदे ये कि इनकी चमक लंबे समय तक बनी रहती है। आप भी जानते हैं ये हम लोगों को एनवायरमेंट में खुली अवस्था में पाई जाती है। ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है इसलिए ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करती और इसकी चमक लंबे समय तक बनी रहती है। उसी तरीके से चांदी भी है, Hg पारा है, कॉपर है। मैंने बताया विस्थापन अभिक्रिया में थे। चाहिए टॉपिक पे आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी जब कोई एक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को रिएक्ट हटा देता है यानी डिस्प्लेस कर देता है, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। सर जी एक एग्जांपल देके बता दो। जैसे मैं आपसे लिखूं Zn प्लस में CuSO4, तो बनाते हैं ZnSO4 प्लस में Cu, यानी Zn को CuSO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है ZnSO4 प्लस में क्या बनता है, Cu बनता है। सर जी मेरा भाई बताइए Zn क्या Cu से अधिक रिएक्टिव एलिमेंट है? बोलो जी सर। Zn तो ऊपर आया, अभी आपने बताया प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी जेब्रा, आइए फिर इसमें और आगे बहुत सारे हैं, पर मैं आपको बता दूं कॉपर, Hg, Ag, Au बहुत सारे नीचे पे आते हैं। अब आप देखेंगे कि सबसे लेस यहाँ पे जिंक जो है कॉपर पे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। तो जिंक क्या करेगा, जिंक भाई साहब कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, कॉपर की जगह दे रहा है, तो ZnSO4 प्लस में कॉपर बना दे रहा है। सर जी तो पता चला कि Cu को डिस्प्लेस किसने किया, Zn ने किया, क्योंकि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस दिस अनदर एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप समझ गए होंगे बढ़िया तरीका। C प्लस में AB गिफ्ट बना देगा सर BC प्लस में A, यानी A को जहां पे डिस्प्लेस कर दिया गया है उसके जगह से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं सर। उसके बाद फोर्थ नंबर में आते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होते हैं सर, कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और दूसरे एलिमेंट तीसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। एक दूसरे को दोनों डिस्प्लेस कर देते हैं, इसीलिए इसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बात किया गया है। सीधी बात यह है भाई कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई एक तत्व किसी दूसरे को, कोई दूसरा किसी तीसरे को। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, AB प्लस में CD गिफ्ट से बनाएगा AD प्लस में BC बनाएगा, यानी A D के साथ चला गया, B C के साथ चला गया, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा या नहीं हो रहा। बोला जी सर। एक एग्जांपल से बता देते तो बहुत बार ये एग्जांपल आपके एग्जाम में सवाल आता है, बैलेंस करने के लिए आता है। देख लो सवाल है Na2SO4 प्लस में BaCl2 गिफ्ट में बनाएगा BaSO4 प्लस में 2NaCl, यानी आप कहेंगे कि Na किसके साथ चला गया, Cl के साथ चला गया, BaSO4 के साथ आ गया, NaCl के साथ चला गया, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेसमेंट कर दिया। क्या इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं क्या? जी सर, इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग और भी इसके बारे में जानेंगे कि और कौन कौन से रिएक्शन होते हैं। क्या इसको मिटा देते हैं, मैं सारा जो लिखे हैं तो इसको थोड़ा सा याद करेंगे, उसको आगे बताएंगे हम, ठीक है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं सर? क्या बता सकेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? सर नहीं जानते, पर अब आज से बता दो सर। उष्माक्षेपी अभिक्रिया को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सर उष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी जो दो रिएक्टेंट से किसी प्रोडक्ट का निर्माण हो तो उसमें से उष्मा बाहर हो, उष्मा यानी हीट प्रोड्यूस होता हो, तो उसको क्या कहेंगे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है CH4 प्लस 2O2 गिव्स में CO2 प्लस 2H2O प्लस में उष्मा यानी हीट बाहर निकल रहे हैं सर।
तो जिसमें हीट बाहर निकलते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यही इनका एक भाई होता है जिसका नाम है इंडोथर्मिक यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या होता है सर जी? ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसको हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन उसको बोलते हैं जहां पे हमें रिएक्शन को प्रोड्यूस कराने के लिए ऊष्मा डालने की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं आपको बोलूं AgCl, सर AgCl और AgBr का इस्तेमाल हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनाने में प्रयोग करते हैं सर। पहले इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। AgCl को जैसे हीट करते हैं हम लोग, हीट यानी किसके प्रेजेंट में सर? सूर्य के प्रकाश, सनलाइट के प्रेजेंस में, सूर्य की प्रकाश में यानी सनलाइट के प्रेजेंस में। तो क्या होता है कि Ag प्लस में Cl टूट जाता है, Ag और Cl आपस में टूट जाता है। सर अगर मैं इससे Ag और Cl टूट जाता है, अगर मैं बैलेंस करूं तो Cl यहाँ 2 है, यहाँ Cl 2 नहीं है सर, क्योंकि क्लोरीन तो गैस है, हमेशा 2 के फॉर्म में रहता है। तो सर जी यहाँ पे 2 AgCl होगा। जब यहाँ 2 Ag हो गया तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा सर जी। तो AgCl2 ये बैलेंस कंडीशन में हो गया है। तो मैंने आपको देखा कि जहाँ पे सूर्य की प्रकाश मुझे डालने की आवश्यकता पड़ रही है, जहाँ पे सूर्य की प्रकाश यानी हीट डालने की जरूरत हो, उसको कैसा रिएक्शन बोलते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं यानी इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जाने कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसके टाइप्स के बारे में हम लोग इसी के आगे और भी पढ़ेंगे कि इसका क्या क्या यूज है। सर इसके और एक एग्जाम्पल AgBr को भी जब आप हिट करेंगे तो ये टूट जाएगा, 2Ag प्लस में Br2, यहाँ भी 2 लगा दो, बैलेंस भी हो गए। तो हमें पता चला कि AgBr हो चाहे AgCl हो, सब दोनों का दोनों कैसा रिएक्शन है? इंडोथर्मिक रिएक्शन है, जहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंट में ये टूट जाते हैं, यहाँ पे ऊर्जा देने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आज हम सब क्या जाने मेरे बच्चों? आज हम लोग जाने कि सबसे पहले केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, उसके बाद हम लोग जाने कि सर फिजिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। फिजिकल रिएक्शन तो पढ़ना नहीं था, बट केमिकल रिएक्शन उसको कहते हैं सर जिसमें कुछ चेंजेस आए। फिर मैंने जाना सर केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। फिर हमने जाना कि केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपके एग्जाम में आ जाए तो आपसे एग्जाम आएगा एडिशन रिएक्शन क्या होता है यानी संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। मैंने बताया जब कोई दो अभिकर्मक जुड़ करके किसी एक न्यू प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर उसको हम लोग एडिशन रिएक्शन कहते हैं। फिर उसी तरीका से मैंने बताया कि सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, यानी आपको मैंने बताया सर कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो मैं बताया कि सर दो तत्व यानी एक प्रोडक्ट टूट करके दो नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, यानी एक रिएक्टेंट टूट करके किसी दो न्यू प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे कोई एक एलिमेंट क्या होता है किसी दूसरे क्या होता है लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। फिर हमने जाना एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। इनके एग्जांपल से हम लोग समझे। तो हम लोग फिर अगले कक्षा में मिलेंगे, इसी चैप्टर को और भी बढ़िया तरीके से करेंगे और क्या क्या एग्जाम में सवाल आते हैं और बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैसे संतुलित करने के लिए आपके एग्जाम में आते हैं वो सवाल पर चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में। धन्यवाद।